ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस, इसमें से पूरे पूरे चांसेस होते हैं एक क्वेश्चन बनने के, मेडिकल में भी नॉन मेडिकल में भी। तो इसलिए इसको सीरियसली लेना है। वैसे थोड़ा सा और बता दूं मैं आप लोगों को, जैसे मैंने अभी डायमेंशनल एनालिसिस यूनिट फर्स्ट स्टार्ट की है। अगर आप बुक खोलोगे ना, कोई भी बुक आपने ली होगी, तो उसमें एक जीरो चैप्टर मिलेगा आपको, जीरो चैप्टर मैथमेटिकल टूल्स नाम से, मैथमेटिकल टूल्स के नाम से एक चैप्टर मिलेगा। मैंने वो अभी नहीं पढ़ाया मैथमेटिकल टूल्स। कारण इसके पीछे ये है, वैसे जो मैथमेटिकल टूल्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। पूरी फिजिक्स में उसका यूज होता है मैथमेटिकल टूल्स का। तो इसीलिए मैंने वो पहले नहीं पढ़ाया, क्योंकि बच्चे धीरे धीरे जुड़ेंगे। अगर मैं पहले वो टॉपिक पढ़ा दूंगा और वो फिर सारी दो साल यूज होना है मैथमेटिकल टूल्स वाला टॉपिक, तो बच्चों को अगर वो मिस हो जाए तो उनको पूरे 2 साल दिक्कत आती है फिजिक्स में। इसीलिए मैथमेटिकल टूल्स, जिसमें इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ग्राफ का कॉन्सेप्ट, भाई आपका बाइनोमियल थ्योरम, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस, वो सब कुछ हम करवाएंगे आपको मैथमेटिकल टूल्स में। लेकिन जब पूरा बैच बन जाता है, पहले यूनिट में जैसे उसका यूज नहीं होता, तो हम एक दो टॉपिक करवाने के बाद फिर उस मैथमेटिकल टूल्स को उठाएंगे और डिटेल में उसको पढ़ाएंगे। तो इसीलिए मैंने वो, कई बच्चे कई बार सोचते हैं कि बुक्स में तो मैथमेटिकल टूल दे रखा था, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भी दिया हुआ था, सर ने वो पढ़ाया नहीं। ऐसा नहीं है मैंने नहीं पढ़ाया, पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन मुझे मेरा एक्सपीरियंस है एज ए टीचर, मुझे 23 साल हो गए पढ़ाते हुए। तो हमें ये पता होता है कि कौन सी चीज कब बतानी है, ताकि वो ज्यादा फायदेमंद हो बच्चे के लिए, किसी का भी नुकसान ना हो। तो इसलिए मैथमेटिकल टूल्स क्यों चिंता मत करना, कहीं अगर आप बुक वगैरह में देखो और आपको लगे कि ये हमने पढ़े ही नहीं, ये कहां से आ गए, तो करवाऊंगा मैं, टाइम पे करवाऊंगा। लेकिन तो चलो मैं कल वाले टॉपिक को अब आगे बढ़ाता हूं। जैसे कल हमने डायमेंशनल एनालिसिस बताया था, मुझे कुछ नए नाम दिख रहे हैं, मैं उनको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। क्या करवाया था मैंने कल? मैंने कहा था भाई मास, लेंथ और टाइम, हम इन 3 क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटी मानेंगे, मास, लेंथ और टाइम को। मैंने कहा था जहां कहीं भी फार्मूले में मास आएगा उसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ आएगी कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम आएगा तो कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कल मैंने कहा था भाई डायमेंशनल एनालिसिस जो है, डायमेंशनल एनालिसिस ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था कल, डायमेंशनल एनालिसिस। तो इसमें मैंने कई सारे फार्मूले आपको लिखवाए थे, कई सारी क्वांटिटीज के फार्मूले मैंने मास, लेंथ और टाइम की टर्म में लिख के दिखाए थे आपको। फिर फार्मूले में जहां मास आया था उसकी जगह एम लिखा था, लेंथ किसी भी टाइप की हो, चाहे वो लेंथ हो, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, रेडियस हो, डायमीटर हो, उसकी जगह एल लिखा था, टाइम की जगह टी लिखा था, और एक फार्मूला बनाया था फिर हमने जिसमें एम, एल और टी की कुछ पावर्स आती थी, उसको हम डायमेंशनल फार्मूला बोलते थे। मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं ताकि कल से आपका लिंक बन जाए। जैसे मैंने कल आपको बताया था एरिया का फार्मूला, एरिया का मैंने कहा था भाई एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं 5-7 मिनट, ताकि लिंक बने बच्चों का, भूल ना गए हो। तो मैंने कहा था भाई लेंथ के लिए एल लिखना होता है आपको, डायमेंशनल एनालिसिस करते वक्त लेंथ के लिए एल लिखना होता है। 2 लेंथ है हमारे लिए, लेंथ से मतलब जिसके यूनिट लेंथ वाली हो, चाहे वो लेंथ बोलो, चाहे वो ब्रेड्थ बोलो, चाहे उसको हाइट बोलो, चाहे उसको रेडियस बोलो, डायमीटर, इस तरह की जो भी चीज है जिनकी यूनिट लेंथ वाली है वो सब लेंथ के तौर पे काउंट होती हैं। तो इसका आंसर बताया था मैंने एल स्क्वायर। ऐसे मैंने बोला था वॉल्यूम का लिखना हो मुझे, वॉल्यूम का, तो मैंने कहा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इनकी जगह, तीनों की जगह एल आएगा, लेंथ की जगह भी एल, ब्रेड्थ की जगह भी, हाइट की जगह भी, तो ये बनेगा एल क्यूब, एल क्यूब। ऐसे मैंने बताया था स्पीड का, जैसे स्पीड का फार्मूला, स्पीड का फार्मूला बना था भाई डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो मैंने कहा था भाई डिस्टेंस एल लिख लेंगे, टाइम की जगह टी लिख लेंगे, तो इसका आया था भाई L1 T-1, टी को ऊपर लिया आया था मैं। फिर मैंने वेलोसिटी का बताया था, वेलोसिटी का, वेलोसिटी मैंने लिखा था भाई डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम ये लिखा था मैंने। डिस्प्लेसमेंट का भी मतलब एल लिखेंगे हम, टाइम का टी लिखेंगे, तो इसका फार्मूला भी L1
t-1 आया था भाई, L1 t-1। फिर मैंने लिखवाया था एक्सलरेशन का फार्मूला लिखवाया था। मैंने कहा था भाई वेलोसिटी बाय टाइम वैसे होता चेंज इन वेलोसिटी। हमें डायमेंशंस बताने थे तो वेलोसिटी बाय टाइम से भी निकाल सकते हो आप। वैसे एक्चुअल में क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी का है L1 t-1, टाइम का t1। तो यहां से आया था भाई L1 t-2। फिर मैंने कहा था भाई फोर्स का निकालो, फोर्स का मैंने कहा था भाई मास इंटू एक्सलेरेशन। मास के लिए m1, एक्सलेरेशन के लिए L1 t-2। तो मास इंटू एक्सलेरेशन फोर्स का बन गया था। फिर हमने यहीं से निकाला था वर्क का। वर्क मैंने कहा था भाई फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जो नए बच्चे उनके लिए बता रहा हूं, पुरानों को तो ये पता ही है, m1 L1 t-2 इंटू L1। तो यहां से आ गया था भाई m1 L2 t-2। ऐसे बहुत सारे फार्मूले मैंने लिखवाए थे। बिल्कुल बच्चे साथ साथ लिख रहे हैं मेरे से पहले ही। इसका मतलब इनको आते हैं भाई, इनको ध्यान है, इन बच्चों को ध्यान है, इसका मतलब इनको आते हैं। मैंने कई सारे इस तरह के फार्मूले कल बताए थे, जैसे वर्क का बताया, फिर पावर का बताया था, पावर का मैंने कहा था भाई पावर होती है वर्क बाय टाइम। तो वर्क का मैंने लिखवाया था m1 L2 t-2 डिस्चे टाइम। तो यहां से बन गया था ये m1 L2 t-3। इस तरीके से हमने कई फार्मूले लिखवाए थे कल। कुछ और फार्मूले मैं बताता हूं, जैसे आज, ताकि बच्चा बोर ना हो। कोई नए पुराने बच्चे तो बोर हो जाएंगे, नए बच्चों के लिए तो ठीक था ये। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे आपसे पूछेंगे कि भाई फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फार्मूला बताएं। तो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फार्मूला मुझे बताना है, तो पहले मुझे ये बताना चाहिए कि उसका फिजिक्स में फार्मूला क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होता है। फिर मैं उसको मास, लेंथ और टाइम की टर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, अगर मुझे फार्मूला पता होगा तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। जैसे भाई देखो, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसा नाम है जो आपने अभी 10th क्लास तक नहीं पढ़ रखा। आपके लिए हो सकता है ये नया नाम हो। मैंने कल भी कहा था कि बहुत सारे ऐसे नए नाम आएंगे जो आपने अभी तक नहीं पढ़े, लेकिन उसका डायमेंशनल फार्मूला हमें सीखना है, तो वो मैं सिखाऊंगा। तो ये मत सोचना ये क्या होता है, आपने उसके फार्मूले पे जाना है, बस केवल फार्मूले पे। आगे डिटेल में आएगा ये 5 मिनट में जाके। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये होता है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। बिल्कुल भाई। अब ये मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ये, तो भाई मास क्या होगा, m1। मैंने कहा था भाई मास की जगह m लिख दो, डिस्टेंस का स्क्वायर तो l की पावर 2, डिस्टेंस की जगह l लिख दो, मास की जगह m लिख दो, तो क्या बना m1 L2। ये फार्मूला बन गया इसका, m1 L2। तो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आसान सा हो गया, बिल्कुल ही। ऐसे कई सारे फार्मूले और हैं जिसमें बताता जाता हूं आपको। एक आपने कल बताया था मैंने आपको, एंगल का बताया था मैंने। एंगल का क्या बताया था, तो बताओ मुझे एंगल का क्या बताया था मैंने। मेरे ख्याल से मैंने कहा था भाई एंगल तो डायमेंशनलेस है, m0 L0 T0 है। एंगल के कोई डायमेंशन नहीं होते, क्योंकि आर्क बाय रेडियस के बराबर था। ये किसके बराबर था, आर्क बाय रेडियस के बराबर। जो बच्चे नए आए हैं मैं उनको ये कहूंगा कि भाई कल बड़ा लेक्चर जरूर देख लें, वरना आज की चीजें कम समझ में आएंगी। मैं इनको रिपीट तो करूंगा, दोबारा सारे लेक्चर को दोबारा रिपीट करूंगा, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करता हूं जो बच्चा आज ही क्लास में आया है उसको कल वाला लेक्चर देख लेना चाहिए, वरना बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं उसको पता नहीं चले कि मैं क्या समझा रहा हूं, उसको वैसे ही बेचारा कंफ्यूज ना हो जाए कहीं। फिजिक्स मुश्किल नहीं है, लेकिन सीक्वेंस में पढ़ने से ही आसान लगती है। तो आज का लेक्चर कल वाले के ऊपर बेस्ड है। अगर किसी को आज के लेक्चर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो वो कल का लेक्चर अगर देख लेगा तो आज की लेक्चर में प्रॉब्लम नहीं आएंगी। इस क्लास के बाद अगला लेक्चर, मेरा कल वाला लेक्चर जरूर देख लेना अगर कोई बच्चा आ जाया है तो, क्योंकि ये सब चीजें मैंने कल बताई थी, उसी से लिंक कर रहा हूं चीजें आज। अब देखो एंगल का कल मैंने बताया था, एक क्वांटिटी होती है एंगुलर वेलोसिटी। एक क्वांटिटी का नाम है एंगुलर वेलोसिटी। आपसे पूछते भी एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ। बेटा जैसे लीनियर वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम,
ऐसी एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगल बाय टाइम, एंगल बाय टाइम। वैसे तो होती है ये एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, अभी समझ लो एंगल बाय टाइम होती है, इट इज एंगल बाय टाइम। अगर ये एंगल बाय टाइम है तो m0 l0 t0 बाय t1, तो ये बनेगा भाई m0 l0 t-1। आप इसको t-1 से भी याद कर सकते हैं, तो t0 से याद कर लो, t0 से, बिल्कुल t0 से, सॉरी t-1 से याद कर लो। m0 l0 ठीक है, लिखने का अच्छा तरीका है कि मास की पावर भी लिख दो, लेंथ की भी। याद रखने के लिए आप t-1 याद कर लो। ऐसी एक होती है एंगुलर एक्सलरेशन, एंगुलर एक्सलरेशन, एंगुलर एक्सलरेशन ये होता है एंगुलर वेलोसिटी ओवर टाइम, एंगुलर वेलोसिटी ओवर टाइम। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या आया, m0 l0 t-1 ओवर t, नीचे एक और t आ गया, तो ऊपर जाके t-2 लिख दूं, m0 l0 t-2। अच्छा एक दो थोड़े अच्छे फार्मूले बता दूं, आप तैयार तो होगे ना अच्छी चीज पढ़ने के लिए। बेटा कल मैंने स्ट्रेस का बताया था आपको, स्ट्रेस का बताओगे मुझे, स्ट्रेस का क्या होता है, स्ट्रेस का फार्मूला मैंने स्ट्रेस बताई थी फोर्स बाई एरिया, स्ट्रेस का मैंने फोर्स बाई एरिया लिखवाया था भाई, कल की बात है ये। और फोर्स का मैंने क्या बताया था भाई, m1 l1 t-2, और एरिया क्या बताया था l2। तो स्ट्रेस का क्या आएगा, m1 l-1 t-2, ये स्ट्रेस का आएगा। लेकिन एक स्ट्रेन नहीं बताई थी मैंने कल आपको, स्ट्रेन नहीं बताई थी भाई, स्ट्रेन, स्ट्रेन आज बताऊंगा मैं। स्ट्रेन एक क्वांटिटी का नाम है फिजिक्स में, स्ट्रेन। स्ट्रेन वैसे तो दो तीन नाम है, आपको स्ट्रेन का बस एक नाम बताओ भी, स्ट्रेन होती है कोई चीज। और बेटा स्ट्रेन जो है ये डायमेंशनलेस होती है, स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस। जैसे एंगल डायमेंशनलेस है, वैसे स्ट्रेन भी डायमेंशनलेस है, स्ट्रेन इज आल्सो डायमेंशनलेस। ठीक है, मान गया स्ट्रेन डायमेंशनलेस है। स्ट्रेस और स्ट्रेन को रिलेट करना मुझे, अब एक क्वांटिटी बतानी है जिसमें दोनों यूज होंगे, इसलिए पहले मैंने इन दोनों के बताए, ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो कि जो नया बच्चा अभी आया उसको भी बताओ भी कहां से ले आया मैं ये। बेटा एक क्वांटिटी होती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये नोट करो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसके दो नाम है, तीन नाम है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बेटा ये होती है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ये स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब बताओ फिर इसका क्या होना चाहिए, आप खुद बताओ मुझे क्या फार्मूला होना चाहिए इसका, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। सोचो, स्ट्रेस का मैंने लिख रखा है, स्ट्रेन का मैंने लिख रखा है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का क्या होना चाहिए बताइए आप मुझे, जवाब दीजिए मुझे क्या होना चाहिए इसका। स्ट्रेस का है m1 l-1 t-2, और स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस है भाई, स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस, स्ट्रेन के कोई है ही नहीं, जो स्ट्रेस के वही इसके आगे। अब क्या बने इसके, m1 l-1 t-2। तो स्ट्रेस हो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, प्रेशर के भी एहतियात हो, तो प्रेशर का भी ये बताया था मैंने आपको, स्ट्रेस और प्रेशर सेम फार्मूला बताया था भाई, प्रेशर का भी, वो भी m1 l-1 t-2 आया था, याद है कि नहीं है। प्रेशर का भी यही फार्मूला था, प्रेशर का भी। अब बात आती है इस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के अलग अलग नाम हैं, इसके अलग अलग नाम है। जैसे बच्चों के नाम होते हैं ना, घर में कुछ नाम होता है, स्कूल में कुछ नाम होता है, दोस्तों में कुछ नाम होता है, तो कई बार ना एक ही आदमी, एक ही बच्चे के कई सारे नाम हो जाते हैं। कई बार टीचर के बच्चे नाम निकाल लेते हैं, टीचर तो वही है, कोई उसको कुछ कहता है, कोई उसको कुछ कहता है, अलग अलग नाम निकाल लेते हैं। ऐसे ही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के भी तीन नाम हैं, इसके भी तीन नाम हैं। तो तीन नाम होने से कुछ नहीं फर्क पड़ता है तो वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ही, सबके फार्मूले सेम आएंगे। जैसे इसके तीन नाम कौन से हैं भाई, इसके तीन नाम कौन से हैं, उनका फार्मूला सेम आएगा, नाम बता रहा हूं। एक है यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का एक नाम है, यंग्स मॉडुलस। तो बेटा अगर कभी यंग्स मॉडुलस का फार्मूला हमसे पूछ ले तो वही लिख देंगे हम, m1 l-1 t-2। इसी का एक नाम है
बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस का भी यही होगा भाई, और दूसरा कहां से आ जाएगा? एक तीसरा नाम है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो बेटा चाहे यंग्स मॉडुलस बोले, बल्क मॉडुलस बोले, या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोले, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोले, इन सब का वही होगा m1 l-1 t-2। स्ट्रेस, प्रेशर और चारों ये, इन सब का फार्मूला सेम होता है, m1 l-1 t-2। अच्छा एक पता क्या होता है, डायमेंशनल एनालिसिस में ना एक क्वेश्चन की टाइप है। वो टाइप पता क्या है? कई बार क्या करेगा कि वे 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें यह पूछा होगा भाई किन किन के डायमेंशन सेम है, वो क्वांटिटी बताओ जिनके डायमेंशन सेम है। तो हमें कई बार ये ध्यान रखना होता है कि किन के डायमेंशन आपस में मैच करते हैं, किन किन के डायमेंशन आपस में मैच करते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये ध्यान रखना होता है। जैसे प्रैक्टिस से याद होंगे, लेकिन ये नहीं कि एकदम से याद हो जाएंगे। मैंने कल भी कहा था, इनको रट्टा मारने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, ये ऐसे याद नहीं होते, ये प्रैक्टिस से याद होते हैं। मैं सिखाऊंगा, मैं काम करवाऊंगा, धीरे धीरे क्वेश्चन में यूज होते रहेंगे, जैसे जैसे यूज होते रहेंगे अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगे। लेकिन इनका ध्यान रखना होता है किसके डायमेंशन अलग हैं, किसके डायमेंशन सेम है, किसकी वैल्यू कैसे निकाल लूं, इसका फार्मूला कैसे निकलेगा, ये सब कुछ हमें जरूरत पड़ती है। अच्छा बेटा देखो, अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बताओ इंपल्स, एक क्वांटिटी बताई थी मैंने इंपल्स, आपको मुझे बताना है कि इंपल्स के साथ किसके डायमेंशन मैच करते हैं। इंपल्स के साथ किसके डायमेंशन मैच करते हैं, आपने मुझे ये बताना है। मैं आंसर लिख रहा हूं, फोर्स, वर्क, वेलोसिटी, और चौथा लिख रहा हूं भाई लीनियर मोमेंटम। आप मुझे ये बताओ, लिख के बताओ आंसर देख के भाई, चैट बॉक्स में आंसर दीजिए मुझे। इंपल्स के साथ इनमें से किसके डायमेंशन मैच करते हैं? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए मुझे, जल्दी जल्दी। इसका आंसर था बेटे लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम के डायमेंशन मैच करते हैं इंपल्स के साथ। लीनियर मोमेंटम के डायमेंशन इंपल्स के साथ मैच करते हैं। अब एक और पूछ लूं क्या? लगे आते एक और पूछ लेता हूं, तुम्हारा रिस्पॉन्स अच्छा था, मेरा मन कर रहा है एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, एक और पूछ लेता हूं। तैयार हो ना आंसर देने के लिए? मैं लिख रहा हूं भाई, एक क्वांटिटी है टॉर्क, एक क्वांटिटी है टॉर्क, इसके डायमेंशन फोर्स के साथ मैच करते हैं, इसके डायमेंशन एनर्जी के साथ मैच करते हैं, इसके डायमेंशन वेलोसिटी के साथ मैच करते हैं, इसके डायमेंशन एक्सलेरेशन के साथ मैच करते हैं। आपने मुझे यह बताना है टॉर्क के डायमेंशन इन 4 में से किसके साथ मैच करते हैं। इन सब बच्चों का आंसर सही है, जिसके नाम मैं बोल रहा हूं इन बच्चों के आंसर बिल्कुल सही है भाई। टॉर्क के डायमेंशन मैच करेंगे एनर्जी के साथ। इन 4 में से टॉर्क और एनर्जी के डायमेंशन आपस में सेम होते हैं, और इन दोनों के डायमेंशन कल मैंने बताए थे m1 l2 t-2, m1 l2 t-2, दोनों के डायमेंशन m1 l2 t-2 होते हैं भाई। तो इनके डायमेंशन आपस में मैच करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। कल वाली बात, जिसने ये क्वेश्चन हुआ है जो कल करवाए थे मैंने, जिसने आज ही क्लास लगाई होगी कोई बात नहीं, आप भी सीख जाओगे। जो बच्चे कल क्लास में थे वो बता रहे हैं इसके आंसर, तो घबराना मत कि हमें तो नहीं आ रहे जी, ये आ जाएंगे कल के लेक्चर को देख लोगे तो। एक क्वेश्चन आता है इसमें, जैसे डायमेंशन पढ़ रहे थे अभी, हम डायमेंशन पढ़ रहे थे, इसमें मैंने कहा भी कई टाइप के क्वेश्चन बढ़ेंगे और वो पेपर में 100% आएंगे, पीएमटी में भी और निट में भी आते हैं, और बेटा आपके आईआईटी में भी आते हैं। एक क्वेश्चन जरूर आता है। मैं उस क्वेश्चन पे जाता हूं, अब मैं क्वेश्चन करवाता हूं बेटा, मैं एक टाइप ऑफ क्वेश्चन पे जाता हूं, टाइप ऑफ क्वेश्चन पर डायमेंशन और सिखाऊंगा आप लोगों को। सारे डायमेंशन पूरे नहीं हुए हैं, मैंने कल भी कहा था सैकड़ों डायमेंशन है, लेकिन स्टेज वाइज मैं आपको सिखाता जाऊंगा, जहां जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी वो मैं सिखाता जाऊंगा। अब से एक क्वेश्चन करते हैं। मैं देखो बेटा, एक क्वेश्चन आता है इसमें डायमेंशनल एनालिसिस में। वो क्वेश्चन क्या आता है, आपको एक फार्मूला लिख के बताएगा, ये एक फार्मूला लिखेगा और आपको ये कहेगा भी इस फार्मूले को चेक करो कि ये फार्मूला ठीक है या गलत है। मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। मैं डायमेंशनल एनालिसिस की एक एप्लीकेशन आपको करवा रहा हूं। किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आपसे पूछेंगे? एक क्वेश्चन आएगा, जैसे मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं।
आपको एक फार्मूला लिख दिया, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्र बाई आर। एम वी स्क्र बाई आर एक फार्मूला लिख दिया इसने। इसमें ये कह रहा है कि एफ जो है ये फोर्स है, एफ इज फोर्स। एम जो है ये मास है, वी जो है स्पीड है, और आर जो है रेडियस है। सब चीजों के नाम इसने हमें बता दिए। अब हमें ये कहेगा ये कि भाई आप इसको चेक करो और चेक करके ये बताओ कि ये जो फार्मूला आपने लिख रखा है ये फार्मूला ठीक है या गलत है। ये फार्मूला ठीक है या गलत है ये चेक करने के लिए बोलेगा। ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है डायमेंशनल एनालिसिस में। तो इस क्वेश्चन को चेक कैसे करते हैं भी ठीक है गलत हमें कैसे पता चलेगा। बिल्कुल आसान तरीका है, कुछ भी नहीं है। आपने करना क्या है, आपने दोनों साइड की हर एक चीज के डायमेंशन लिखने हैं। हर एक साइड के दोनों साइड के ना हर चीज के डायमेंशन लिख दो। स्पीड का क्या होगा, फोर्स का, मास का, रेडियस का, सबके लिख लो। फिर दोनों साइड को कंपेयर कर लो। दोनों साइड को कंपेयर कर लो। दोनों साइड में जो m की पावर है वो बराबर आनी चाहिए। अगर दोनों साइड में m की पावर इक्वल है फार्मूले के अंदर, दोनों साइड में l की पावर इक्वल है, दोनों साइड में t की पावर इक्वल है, अगर दोनों साइड में पावर्स इक्वल है m की भी, l की भी, t की भी, तो आप ये कह दोगे कि ये फार्मूला डायमेंशनल एनालिसिस के बेस पर करेक्ट है। डायमेंशनल एनालिसिस के बेस पर ये फार्मूला करेक्ट है। जैसे इधर लिखोगे m1 l1 t माइनस 1 माइनस 2। आप f का लिख लो m1 l1 t माइनस 2। f का लिख लिया। फिर m1 m का, फिर v का l1 t माइनस 1 पावर 2। दोनों साइड के डायमेंशन लिखने हैं बस आप लोग, कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान है। रेडियस का l1, रेडियस का l1, तो ये आ गया भाई m1 l1 t माइनस 2। इधर m1 ये स्क्वायर है तो l2 t माइनस 2 डिवाइड बाय l1। l1 से l1 कट गया, एक पावर कटेगी भाई, देखो यहां से, तो m1 l1 t माइनस 2। इधर देखो भाई, इधर क्या आएगा, m1 l1 t माइनस 2। बेटा देखते जाओ ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान और इंपॉर्टेंट। अब दोनों साइड की पावर चेक करो, दोनों साइड की पावर चेक करो। m की पावर m के बराबर है, l की पावर l के बराबर है, और t की पावर t के बराबर है। क्या दोनों साइड में तीनों पावर मैच कर रही हैं? अगर दोनों साइड में तीनों पावर मैच करी तो फार्मूला क्या होना चाहिए? इसका मतलब फार्मूला डायमेंशनल एनालिसिस के बेस पर करेक्ट है। दिस फार्मूला इज करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये सिंपल सा तरीका है। इस तरह कुछ लिखा मिलेगा आपको, कहेगा चेक करके बताओ ठीक है गलत है, तो दोनों साइड के डायमेंशन लिख लेंगे, तीनों पावर कंपेयर कर लेंगे। अगर तीनों पावर आपस में इक्वल आ जाए तो फार्मूले को ठीक बोल देंगे। अगर कोई भी एक भी पावर मैच नहीं करेगी तो पूरा फार्मूला गलत माना जाएगा, एक भी पावर मैच ना करे तो। हाँ, अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल एनालिसिस, अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल एनालिसिस, हाँ अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल एनालिसिस, बिल्कुल। अच्छा याद रखना, जो फार्मूला आपको दिया जाएगा हो सकता है वो करेक्ट हो, कई बार रॉन्ग भी होता है, जरूरी नहीं हमेशा करेक्ट हो। कोई फार्मूला करेक्ट आएगा, कोई फार्मूला रॉन्ग आएगा, हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो चेक करने के लिए कह रहा है। करेक्ट आए तो करेक्ट लिख देना, रॉन्ग आए तो रॉन्ग लिख देना, उसमें क्या करना हमें। एक बच्चा पूछ रहा है जी क्या हमेशा करेक्ट आएगा? ना भाई, गलत भी आ सकता है। हमें तो खुद चेक करने, हमारे पास प्रॉब्लम आई है, हमें सोल्व करनी है, जैसा आंसर आएगा वैसा आंसर देंगे। एक और एग्जांपल देता हूं, उससे और क्लियर होगा। एक एग्जांपल और देता हूं, एक और एग्जांपल दे देता हूं। बेटा जैसे देखो, एक फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला देखने में तो लगेगा पता नहीं क्या है, लेकिन है आसान। मैं फार्मूला लिखता हूं, 1/2L अंडर रूट T/म्यू। अब बच्चा सोचेगा पता नहीं क्या लिख दिया सर ने, पता नहीं क्या लिख दिया। अरे कुछ नहीं घबराना, सिर्फ मैं सब चीज बताऊंगा, चिंता ना करो।
एक बार फॉर्मूला लिखो। अब मैं सबके नाम लिखता हूं, सबके नाम लिखता हूं। इसका नाम है फ्रीक्वेंसी, इसका नाम है फ्रीक्वेंसी। यह है लेंथ, यह है लेंथ भाई। इसका नाम है टेंशन, इसका नाम है लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। अब सबके नाम मैंने बता दिए। आपसे ये पूछेगा चेक करके बताओ ये फार्मूला ठीक है गलत है, पूछ रहा भाई चेक करो भी ठीक है गलत है। डायमेंशनल एनालिसिस के बेस पर ये फार्मूला ठीक है या डायमेंशनल एनालिसिस के बेस पे फार्मूला गलत है, ये चेक करना है। चेक मैं करूंगा इस क्वेश्चन को, तुम देखते जाओ बस। देखो बेटा, एक बात तो है, इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको धीरे धीरे डायमेंशंस प्रैक्टिस से याद करने पड़ेंगे। अगर आपको डायमेंशंस याद नहीं होंगे तो फिर फार्मूला ये क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस से धीरे धीरे हो जाएंगे। जैसे मुझे याद है तो मैं कर देता हूं उसको। जैसे मैंने कल बताया था आपको फ्रीक्वेंसी का, भाई मैंने फ्रीक्वेंसी का T-1 बताया था आपको, T-1 याद होगा, T-1। अब मैं इसमें m की पावर 0 लिख दूं भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। l की पावर भी 0 लिख देता हूं, m की भी 0, l की 0, t की पावर -1 होती है फ्रीक्वेंसी में, लिख लिया भाई। देखो बेटा, जब भी आप डायमेंशंस की बात करते हैं तो ये जो कांस्टेंट्स है ना, जैसे 2 है, इसका कोई रोल नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो डायमेंशन m, l और t की पावर चाहिए भाई, बस। तो 2 लिखो ना लिखो एनालिसिस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपना, अब तो चेक करना है m, l और t की पावर। तो 2 का कोई रोल नहीं, छोड़ दो बेशक। लेंथ तो L1, लेंथ की जगह L1। अब T टेंशन, टेंशन का मतलब M1 L1 T-2। लीनियर मास डेंसिटी, कुछ बच्चे भूल गए होंगे भाई लीनियर मास डेंसिटी, कल बताया था मैंने। लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है? लीनियर मास डेंसिटी मैंने शायद बताया था मास बाय लेंथ। लीनियर मास डेंसिटी क्या बताया था? मास बाय लेंथ। अगर लीनियर मास डेंसिटी मास बाय लेंथ है तो इसका फार्मूला क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो होना चाहिए M1 L-1। लीनियर मास डेंसिटी क्या होना चाहिए बेटा? देखो अपनी कॉपी, देखो पीछे क्या है कॉपी में, देखो एक बार, क्या मास बाय लेंथ लिखवाया वो मैंने कल? अगर ये मास बाय डेंसिटी है तो इसका बनेगा M1 L-1 और पावर रूट के कारण 1/2। रूट भी तो है ना, तो पावर का भी ध्यान रखना भाई, गलती नहीं करना है, कैलकुलेशन मिस्टेक मत कर दियो। अब देखो सोल्व करो इसको। m से m काट दो, m से m काट दो, इस l को ऊपर ले आओ, इस l को ऊपर ले आओ। अब ये इधर तो मुझे सोल्व करने की जरूरत नहीं, सोल्व उधर करना है मुझे, ये तो एज इट इज है आपका। तो भाई m0 L0 T-1, राइट साइड में देखो ध्यान से, मैं इस L को नीचे रखूंगा, एक बार इस ब्रैकेट को खोल देता हूं, एक बार मैं ब्रैकेट को सोल्व कर लेता हूं भाई। बेटा ये देखो, इसको ऊपर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा? L2 T-2 पावर 1/2। गलती मत करना, फिर कह रहा हूं मैथमेटिक्स के कारण गलती मत करना। फिजिक्स की कोई बात समझ में ना आए तो मेरे से पूछ लेना, जर्नल कैलकुलेशन ध्यान से करनी है आपने, कोई प्लस माइनस की रूट खोलते वक्त कोई गलती कर दो। तो बेटा ये M0 L0 T-1 1/L। अब देखो इसकी ये क्या होना चाहिए? L1 T-1, L1 T-1 पावर 1/2 है ना, तो एक L से L गया, तो भाई इधर तो एज इट इज M0 L0 T-1। राइट साइड में देखो क्या बचा? T-1 बचा भाई, देखो ध्यान से, T-1। L भी कट गया, M तो था ही नहीं, तो बेटा उनकी पावर 0 लिख सकते हो, जो नहीं हो ना उसकी पावर 0 लिख सकते हो आप, जो उस तरफ बचा नहीं उसकी पावर 0 लिख दो उठा के। अब कंपेयर करके तो बताओ मुझे, अब खुद देखो बेटा, M की पावर मैच कर रही है, दोनों साइड 0 है, मैच कर गई भाई। लेंथ की पावर मैच करी है, दोनों साइड 0 है। T की पावर मैच करी, दोनों साइड -1 है, तो तीनों पावर मैच कर गई, लेफ्ट में भी राइट में भी। इसका मतलब ये फार्मूला डायमेंशनल एनालिसिस के बेस पर करेक्ट लिखोगे आप। क्या लिखोगे इसे? दिस फार्मूला इज करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। पावर कैसे कट किया? पावर कैसे कट किया दोबारा बता देता हूं, पावर तो ये है तो मैथमेटिक्स वो, लेकिन फिर बता देता हूं। पावर वाला स्टेप दोबारा बता देता हूं बेटा, कोई दिक्कत नहीं मुझे, मैं पावर वाला स्टेप दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं इसको मिटा दूं फिर यहां से, तो एक बार इसको मिटा दूं,
पावर वाले स्टेप के लिए यहां से मिटा देता हूं। देखो बेटा, m0 l0 t माइनस वन इधर था 1/l, और ये था बेटा l2 t माइनस टू पावर 1/2। बेटा क्या मैं इसको यूं लिख दूं, m0 l0 t माइनस वन 1/l। ये 1/2 पावर का मतलब क्या बेटा, l की पावर 2 तो है ही पहले, इसकी पावर 1/2 भी है, ऐसी t की पावर -2 भी है, इसकी भी 1/2 है। अब बताओ l की पावर 2 भी हो 1/2 भी हो तो क्या बचेगा बेटा, मेरे हिसाब से तो ये बचना चाहिए भाई, इधर तो m0 l0 t माइनस वन, इधर 1/l, ये l की पावर 1 बचेगी बेटा, यहां t की पावर -1 बचेगी। बेसिक मैथमेटिक्स मैंने कहा ना, l से l काटा था मैंने, फिर तो ये m0 l0 t माइनस वन, इधर t माइनस वन बचा केवल, l की पावर 0 लिख देता हूं, m की पावर भी 0 लिख देता हूं। अगर एक न्यूमेरिकल तुम्हें दे दिया जाए तो क्या फार्मूला कर दोगे, चलो मैं पूछ ही लेता हूं, मैं ही पूछ लेता हूं। उससे पहले ना एक डायमेंशन फार्मूला मैं बता देता हूं आपको, पहले एक डायमेंशनल फार्मूला बताऊंगा जो अभी तक मैंने नहीं बताया आप लोगों को, और फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, फिर पूछूंगा भाई ठीक है गलत है। एक क्वांटिटी का नाम लिखो, एक क्वांटिटी का नाम लिखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, अच्छे क्वेश्चन में बार बार यूज होगी, अच्छे क्वेश्चंस में, उसका नाम लिखो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का नाम लिख दो भाई। बेटा इसका डायमेंशनल फार्मूला बता रहा हूं आप लोगों को डायरेक्ट, ताकि आप इसको क्वेश्चन में यूज करके मुझे आंसर बता पाओ। इसका फार्मूला होता है बेटे m1 l-1 t -1, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी m1 l-1 t -1। गॉट इट? ओके, क्या बात है, बच्चे तो छा गए भाई। ये वही 10th वाली क्लास है जिसको मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता था, ये वही 10th वाली क्लास है जो बड़े इंटरेस्ट से पढ़ती थी चीजें। अब मैं एक फार्मूला बोलता हूं, एक फार्मूला बोलता हूं, उसको चेक करके आपने मुझे बताना है कि वो फार्मूला ठीक है, ये फार्मूला गलत है। ये फार्मूला ठीक है या गलत है आपने चेक करना, सब बच्चे सोल्व करके मुझे आंसर देंगे विद इन 2 मिनट, 2 मिनट के अंदर अंदर। जल्दी मत करना, गलती हो जाएगी, आराम से करना। फार्मूला है F इज इक्वल टू के ईटा आर स्क्वायर वी। लिखो एक बार, F इज इक्वल टू के ईटा, ये सिंबल है ना, ये यो टेढ़ा करके बना दो, इसका नाम है ईटा, ईटा बोलते हैं इसे। F इज इक्वल टू के ईटा आर स्क्वायर वी। मैं इनके सबके नाम बताता हूं, ये फोर्स है, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसके कोई डायमेंशन नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, के की कोई जरूरत नहीं, इसके डायमेंशन नहीं है। ईटा ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसका नाम है, आर रेडियस है, और वी वेलोसिटी है। आप मुझे चेक करके बताओ ये फार्मूला ठीक है या गलत है, चेक कीजिए और बताइए मुझे फार्मूला ठीक है या गलत है। ये फार्मूला है रॉन्ग, दिस फार्मूला इज रॉन्ग, दिस फार्मूला इज रॉन्ग। अब मैं समझाता हूं ये रॉन्ग कैसे है भाई, हाउ इट इज रॉन्ग। अब ध्यान से सुनना बेटा, अब ध्यान से सुनना, इसका आंसर रॉन्ग था, दिस इज रॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। कैसे देखो, आप राइट साइड में फोर्स के लिखो भाई, m1 l1 t -2 फोर्स के लिखे, इसके लिख दिए भाई मैंने। के कोई डायमेंशन नहीं है, के इज डायमेंशनलेस, के इज डायमेंशनलेस, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ईटा के क्या बताए, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऊपर ही लिखे हुए हैं, ईटा के लिखो सीधे m1 l-1 t -1, ईटा के लिखो भाई, इसके भी आगे भाई। अब रेडियस, रेडियस की पावर 2 है तो l1 की पावर 2, रेडियस की पावर 2। v के लिखो भाई, v के l1 t -1, l1 t -1। अब चेक करो भाई, देखो देखो कोई पावर मैच करी नहीं मरी करी है, देखो ध्यान से, m1 l1 t -2, इधर भाई m1 l-1 t -1 l2 l1 t -1। चेक करो बेटा, चेक करो ध्यान से, इस l के साथ ये l की तो कट जाएगी भाई, इधर m1 l1 t -2, इधर से m1, चेक करो एक बार, l की पावर 2
टी की पावर -2। पावर ध्यान से चेक करनी है, गलती कर जाते हैं बच्चे कई बार कैलकुलेशन में। यहां टी की पावर -1 है, यहां भी टी की पावर -1 है, ये एल की पावर 2 है भाई। अब देखो, क्या कोई पावर ऐसी है जो मैच ना करी हो? कोई पावर दिख रही है आपको जो मैच ना करी हो? मुझे तो दिख रही है, ये वाली पावर मैच नहीं करी भाई। एल की पावर दोनों साइड अलग लगा रही है, देखो ध्यान से। इसका मतलब ये फार्मूला गलत है। अब देखो, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, कोई ऐसी चीज लग रही है आपको कोई मुश्किल है इसमें? ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बट वो सीखने पड़ते हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे मैंने 2-3 क्वेश्चन करवाए, और भी करवाऊंगा, असाइनमेंट भी दूंगा, बार बार प्रैक्टिस करेंगे हम, चीजें धीरे धीरे हमारे दिमाग में बैठ जाएंगी। एक भी क्वेश्चन फिजिक्स में मुश्किल नहीं आएगा, गारंटी है। कुछ मुश्किल नहीं आएगा, ऐसी कोई चीज पेपर में नहीं आएगी जो हम ना पढ़ाएं भाई, हर चीज पढ़ाएंगे ही। लेकिन करने वाले तुम बनो, करवाने वाले हम बढ़ेंगे। सिखाएंगे हम, सीखना तुमने है, कोशिश तुम्हारी, साथ हमारा, बस यही मेन चीज है। जो बोल रहे हैं वो काम करना है आपने। जो असाइनमेंट देंगे, अभी असाइनमेंट स्टार्ट करूंगा मैं 1-2 दिन के अंदर अंदर, वो सोल्व करना है, वो ट्राई करना है। मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसमें स्टडी मटेरियल में फीड कर दूंगा 2-3 दिन के अंदर अंदर, वो आपने ट्राई करना है। जो डाउट हो मेरे से पूछ लो, प्रॉब्लम ही कहाँ है। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं फिर, आज की क्लास यही रोकूंगा, फर्दर क्वेश्चन करवाएंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड, डायमेंशनल एनालिसिस से